नंबर 1 से लगा के चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इट विल बी द मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑफ ज्योमेट्री। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10 को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज मैं आपके चैप्टर नंबर 1 से लगा के चैप्टर नंबर 7 तक जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में, वो सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इट विल बी द मोस्ट पावरफुल वीडियो ऑफ ज्योमेट्री। तो चलो कमर कस के बैठ जाओ और जल्दी से सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। तो चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी जो है, इसका जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स। लगभग ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये हमारे पास 3 वीडियोस है। 90 मिनट्स के अंदर अगर आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है विद द कॉन्सेप्ट, विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बढ़िया वीडियो है ये। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर हो गया, ट्रीगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सारे वीडियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप इसको 2x के स्पीड में जल्दी जल्दी देख के भी रिवाइज कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही ताजा नए नए बनाए हुए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ओके, ये तो अभी 1 लाख भी क्रॉस करने वाला है। चलो सर्कल की जय हो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आएंगे 4 प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट हमको क्या बोलता है कि हमको 2 ट्राइंगल्स का क्या करना रहता है, एरियाज का रेशियो निकालना रहता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ो, आपको पढ़ना है, मैं फटाफट आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाने का, जब बेस और हाइट दोनों ही इक्वल नहीं होता है, कोई इक्वल नहीं होता है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाने का। ठीक है, इसमें हम लोग 2 ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो लेते हैं, लेकिन इसके 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर 2 ट्राइंगल है, मान लो उसके अगर हाइट इक्वल है तो क्या होगा, तो तब क्या होता है कि एरियाज का जो रेशियो होता है, तब वो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो सिर्फ बेसिस का रेशियो बचेगा। और अगर मान लो क्या है, बेसिस अगर इक्वल है, मान लो यहाँ पे क्या है, जो बेस है वो इक्वल है लेकिन यहाँ पे हाइट अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, यानी कि H1/H2। और तीसरा कंडीशन है कि अगर हाइट और बेस दोनों ही इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 1:1। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो 2 ट्राइंगल है उनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेस हाइट कुछ ना कुछ होता है। अब आ जाते हैं 1.2। 1.2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बीपीटी है, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और उसका कन्वर्स है, और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन है। बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी क्या बोलता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी और यहाँ पे एक लाइन है, मान लो ये जो लाइन एल है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन एल है, ये लाइन क्या है, ट्राइंगल की ये वाली साइड को क्या है, पैरेलल है, यानी कि पैरेलल गिवन में दिया है। ठीक है, तो ये लाइन PQ जो है वो पैरेलल है किसको, BC को, साइड BC को। तो बीपीटी क्या बोलता है कि ये लाइन क्या करेगा, ये जो ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड है ना उसको इक्वल रेशियो में बांट देगा, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो मैं 2 प्रूव के आगे लिख रही हूँ ना, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो यानी कि AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, ये रेशियो हमको मिलेगा। यानी कि बीपीटी कब यूज करने का, जब गिवन में क्या दिया है, पैरेलल दिया है। पैरेलल गिवन में दिया है तो मतलब बीपीटी यूज करने का। और अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करने का। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है ABC और अगर मान लो इसमें एक लाइन है, ओके, ये लाइन PQ है, अगर ये लाइन क्या करता है, ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, मतलब कि ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल रेशियो में बांट रहा है, मतलब यहाँ पे रेशियो पहले से इक्वल है, यानी कि AP/PB इक्वल टू AQ/QC, ये इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलता है कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या होगा, ट्राइंगल की थर्ड साइड को क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर ये रेशियो इसका और इसका रेशियो अगर इक्वल आया
तो ये जो लाइन है वो क्या होगा, इसको पैरेलल होगा। अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब यूज करने का, ये कब यूज करने का, अगर पैरेलल गिवन में दिया है तो बीपीटी यूज करने का, अगर पैरेलल प्रूव करना है हमको तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करने का, हमेशा याद रखो। चलो नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ सेम है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल क्या बोलता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है और यहाँ पे ये रे है, ये रे एडी क्या करता है, एंगल ए को मान लो बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एंगल बाइसेक्ट हो गया है। अगर एंगल बाइसेक्ट हो गया है ना तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये देखो, ये रे है, रे एडी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसका जो रेशियो होगा, यानी कि इसका रेशियो मतलब बीडी अपॉन डीसी का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड मतलब ए बी अपॉन ए सी। तो ये रेशियो इक्वल आएगा क्या, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का, जब हम लोग को क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या ये जो रे है क्या वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो यानी कि ये जो रे है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये बताओ, कन्वर्स यूज करने का। जैसे कि प्रैक्टिस एट 1.2 का फर्स्ट वन देख लो, उसमें कन्वर्स यूज होगा, और प्रैक्टिस एट 1.2 का सेकंड वन देखो, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। ये याद रखो ये सब। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है और ये कोई रे है, ये कोई साधारण रे है, देखो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, क्या यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दिख रहा है, नहीं ना, तो मतलब कन्वर्स यूज होगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दिखता है इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, क्योंकि एंगल पहले से बाइसेक्ट हो गया है। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि मान लो कि कोई रे है, ये रे है एडी, और अगर ये रे क्या करता है, ये रे क्या करता है, ये वाली जो दो साइड है इसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड मिला, मतलब कि सिंपल फंडा है, इसका रेशियो दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का रेशियो। अगर ये रेशियो इक्वल मिला, मतलब किसका, इसका और इसका रेशियो, और इसका रेशियो अगर इक्वल मिला तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रे क्या करेगा, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो ये जो रे है वो एंगल ए को बाइसेक्ट भी नहीं करेगा। रेशियो इक्वल तो एंगल बाइसेक्ट होगा, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा, तो ये रे एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन तो बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे क्या दिया, ये कब यूज करने का कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाइन एल एम और एन है ये तीनों लाइन पैरेलल है, और T1 और T2 क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल क्या बोलता है कि यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्सल 1 है इसके ऊपर जो ये इंटरसेप्ट बना है यानी कि AB अपॉन BC, इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है। ये क्या बोलता है, कौन बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल बोलता है। रेशियो लिखना सीख जाओ बस। अब आ जाते हैं 1.3। 1.3 इज ऑल अबाउट सिमिलर ट्राइंगल्स एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिनका शेप सेम होता है, यहाँ पे इनका शेप सेम है बट साइज जो है वो छोटा बड़ा है ना, साइज में और मे नॉट बी सेम, तो ऐसे ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। अगर कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो याद रखना कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट का मतलब एंगल ए विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, एंगल सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब ए बी upon DE is equal to BC upon EF that is equal to AC upon DF। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये सिमिलर का सिंबल हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 1.3 में हमको क्या करना रहता है, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना रहता है। अगर कभी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो उसके लिए है हमारे पास टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो देयर आर 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मैं इन दोनों को एक ही बोलती हूँ, एंगल टेस्ट, फिर SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड, और फिर थर्ड है साइड टेस्ट। ठीक है, ये दोनों हमारा एक ही टेस्ट है, एंगल बोलो या एंगल बोलो एक ही बात है, वैसे तो मेजॉरिटी ये वाला यूज होता है। ठीक है, अभी एक एक टेस्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ। टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस अलग होता है बेटा, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी अलग होता है। अभी यहाँ पे एंगल टेस्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो कि कोई दो ट्राइंगल है और उसके कोई भी दो
एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। यहाँ पे देखो एंगल Y और एंगल M कॉन्ग्रेंट है, इशारे से समझ में आ रहा है, और एंगल Z और एंगल N कॉन्ग्रेंट है, बरोबर, इशारे से समझ में आ रहा है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से, ठीक है। साइड एंगल साइड टेस्ट कब यूज करने का, तो उसके लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं और ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा। यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट क्या बोलता है कि दो ट्राइंगल जो हो गए ना, साइड एंगल साइड टेस्ट क्या बोलता है कि जो दो ट्राइंगल है ना, उसके दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए, और वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वही कॉन्ग्रेंट चाहिए। यहाँ पे बीच में अगर ए है ना, तो उसका कोई रीजन है, ऐसे ही वो बीच में ए नहीं बैठा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे, हमको पूछा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, रीजन दो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो इन लोग ने ये वाले साइड का रेशो निकाला और ये वाले साइड का रेशो निकाला, ठीक है, रेशो दोनों का इक्वल आया, 2/1 और 2/1 आया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, ये दोनों साइड के जो बीच में एंगल है, क्या वो एंगल कॉन्ग्रेंट है, क्या क्या जो दो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके बीच का एंगल कॉन्ग्रेंट है, क्या क्या बीच का एंगल कॉन्ग्रेंट है, क्या क्या बीच का एंगल कॉन्ग्रेंट है, क्या, यस। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एंगल एम और एंगल बी के पास इशारा है, इशारा, तो यस हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। लेकिन अगर बीच का एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होता तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, जैसे इधर हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो निकाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशो निकाला, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। रेशो तो चलो इक्वल आया, 2/3 2/3, लेकिन ये दोनों साइड के जो बीच में एंगल है वो है y, ये दोनों साइड के जो बीच में एंगल है वो है n। क्या एंगल y और एंगल n कॉन्ग्रेंट है, क्या, नहीं, कोई और एंगल कॉन्ग्रेंट है, कोई और एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल z और एंगल p कॉन्ग्रेंट है, एंड बट एंगल z और एंगल p आर नॉट इंक्लूडेड एंगल बाय द साइड, मतलब कि वो एंगल साइड में इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो बीच में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते। तो एंगल का बीच में होना बहुत जरूरी है साइड एंगल साइड के लिए। और एसएसएस टेस्ट तो कब यूज करोगे, बहुत सिंपल लॉजिक है, 1.3 का सेकेंड वन है, ये देख लो कि अगर मान लो कोई दो ट्राइंगल है, उसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इसका रेशो निकाला, नीचे वाले का रेशो निकाला, ऐसे हाइपोटेनस टाइप, हाइपोटेनस नहीं मतलब 90 है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ ये दोनों का रेशो निकाला, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, है साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते लास्ट प्रैक्टिस सेट 1.4। 1.4 में क्या है, ये रीजन याद रख लो, क्योंकि ये रीजन लिखने के लिए आएगा। मैं तुमको एक विश्वास दिला देती हूँ, मैं तुम लोग को 100% श्योर बोल देती हूँ, यस ये वाला इसमें का एक सम पक्का है, पक्का है, पक्का है, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। तो यहाँ पे देखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट 1.4 का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही बात करता है, क्या करता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो ट्राइंगल का सिमिलर होना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये हमारा शॉर्टकट वाला मैंने लिखा है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे A1 और A2 मींस इनका एरियाज, और S1 और S2 क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। और करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी हो सकता है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो सकता है, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर हो सकता है, और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर हो सकता है। देखो ये वाला, और ये शॉर्टकट में मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स का है, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं। प्लीज 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 कमर कस के बैठना है, कोई भी बीच में भागेगा नहीं। तुम लोग प्रण ले लो कि हम पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। मुझे बताओ कौन कौन वीडियो एंड तक देख रहा है। और दूसरी बात, ये है वो चैप्टर जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 2 प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा है नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, एज यू ऑल नो, हमको आइडेंटिफाई करने के लिए पक्का आने वाला है कि क्या ट्रिपलेट पाइथागोरियन है कि नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है कि अगर मान लो कि ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब कलेक्शन ऑफ 3 नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर का अगर स्क्वायर करोगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर का अगर स्क्वायर करोगे दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किया, ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी के 2 है उनको भी स्क्वायर करके ऐड किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, छोटे जो 2 लोग हैं उनको भी स्क्वायर करके ऐड किया, क्योंकि दोनों इक्वल आया,
है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर आया, ये 25 है और ये सब मिला के 25 है। तो यस हम बोल सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आपको याद रखना है। और अगर आपको कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो मुझे कॉमेंट में बता दो, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 30 60 90 करते हैं। व्हाट इज 30 60 90 प्रॉपर्टी? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्राइंगल जो होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और उसके बाकी के जो दो एंगल है वो 30 और 60 होने चाहिए ऑब्वियसली, तभी ये 30 60 90 प्रॉपर्टी लगेगा। इसने हमको दो फॉर्मुलाज दिए हैं। क्या फॉर्मुलाज है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल जो होता है, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल जो होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, ये वाला साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, ये दो फॉर्मुला है, प्लीज रिपीट। 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है यानी कि BC दैट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो पता ही है यही रहेगा। ठीक है, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल क्या होगा दैट इज AB, क्या हो जाएगा दैट इज √3/2 इंटू, ये फॉर्मूला है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। उसके बाद ऐसे ही आता है 45 45 90 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 45 45 90 प्रॉपर्टी कब यूज करोगे, जब एक ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसके बाकी के दोनों एंगल जो होंगे वो 45 45 डिग्री के होंगे। और एक बात बता देती हूँ, जब 45 45 90 ट्राइंगल होता है तो इसका ये बेस और हाइट इक्वल होता है, ये दोनों पक्का इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो गारंटी है। अब यहाँ पे ये एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल, मतलब क्योंकि दो साइड हो गए ना इसलिए यहाँ पे S आया है। देखो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल ये वाला भी है, AB है, और ये वाला एंगल 45 डिग्री इसके अपोजिट में जो साइड है वो ये भी है। तो ये दोनों इक्वल होगा AB और BC। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 into hypotenuse and side opposite to 45 degree angle is 1/√2 into hypotenuse। अब मैं तुम लोग को एक यहाँ पे मैंने बादल इसलिए बनाया था कि एक हमारा है ना स्क्वायर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए मैं बताती हूँ कि ये जो हमारा स्क्वायर है ना इसका जो साइड है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं और ये उसका डायगोनल है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो स्क्वायर का साइड है और जो स्क्वायर का डायगोनल है उसके बीच में एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको जरूर देना चाहती हूँ। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ये बात को याद रखना, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, ये बीच में मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे याद आ गया था इसलिए। ठीक है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। और इसको हम लोग उल्टे वे में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये √2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो। साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब अगर मान लो आपको डायगोनल दिया हुआ है, जैसे डायगोनल अगर मान लो ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल है 10√2 और हमको पूछा कि इसका साइड फाइंड करो, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल। डायगोनल कितना दिया है 10√2, तो इसके जगह पे 10√2 लिखोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 आंसर आ जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ऐसा मैं बोल रही हूँ कि ये फॉर्मुला लिख के रखना, लेकिन प्लीज इसका दूसरा वर्जन भी ध्यान देना कि अगर इसको डायगोनल की भाषा में लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में गया, सॉरी डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में गया, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब यूज करने का, नंबर 1 द ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल से एक 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 परपेंडिकुलर यानी कि एक एल्टीट्यूड जो है वो हाइपोटेनस के ऊपर बनाया गया है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया है हाइपोटेनस के ऊपर। तो तब आप लोग को ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पे ये जो BD का जो स्क्वायर होगा ना, ये जो BD का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू AD इंटू DC आएगा, बीच में इंटू आएगा। ओके, तो ये 2-3 बार लिखो। यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता है कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। क्या आएगा, AD इंटू DC, वैल्यू दिया रहेगा पुट करने का एंड लिखने का एंड सॉल्व करने का। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का नाम ही है, और अगर आपको ये चैप्टर का नाम नहीं पता तो क्या मतलब है। चैप्टर का नाम है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नंबर 1 एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, और ये क्या होता है कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, बरोबर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम।
अब आ जाते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करने का, क्योंकि इसके रिलेटेड भी सम्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कन्वर्स कब यूज करने का, कि जब आपको बोलते हैं कि पूछते हैं कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं बताओ, तब कन्वर्स यूज करने का। ठीक है, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम में ऑलरेडी गिवन होता है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेकिन कन्वर्स मतलब उल्टा। अभी आप लोग ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि डू साइड 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ यस राइट द रीजन। प्रॉब्लम सेट में देखना, प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें है ऐसा क्वेश्चन, डू साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बताना है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो कन्वर्स रीजन आता है। तो कन्वर्स क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, अगर ये तीनों में से आपको वैल्यू दिया रहेगा, तीनों साइड का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, आपको दिख रहा है कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, बट जब तक यहाँ पे 90 का इशारा नहीं आता तो विश्वास मत करो। ओके, आपको तीनों वैल्यू दिया रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि सबसे लार्जेस्ट का अगर स्क्वायर करोगे और अगर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड अगर आया, ओके, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड आया, तो यस हम बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड आया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। मतलब वो जो रहेगा, तीनों वैल्यू दिए रहेंगे आपको, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक करते हो सेम वैसा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैं पहले ही फिर से बोल देती हूँ, अगर आपको इसमें से कोई भी वीडियो देखना है वो बिंदास देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग 2.2 में। 2.2 में दो चीज है, एक है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और एक है अपोलोनियस। मुझे लगता है अपोलोनियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड सम्स बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एप्लीकेशन चिंदी है, मतलब चिंदी मतलब लाइक आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत कम, पता नहीं नहीं आता है, छोड़ो ना, जाने दो। तो एप्लीकेशन वैसे दो चीजों के लिए होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। इसके रिलेटेड मुझे एक ही सम दिखा है, वो भी है प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कभी इसकी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखोगे देखो बताती हूँ। ये ट्राइंगल है एबीसी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री के होते हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें अगर एक एंगल क्या होता है, एक एंगल अगर क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, एक ही एंगल, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एप्लीकेशन मतलब क्या कि आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं वही हमारा मैजिक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग एंगल बी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, तो उसके लिए क्या करोगे, ये एक्यूट एंगल है एंगल बी, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, मतलब ये इक्वेशन हमारा आंसर है। तो ये मैं मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा, सच बोलूं तो जुगाड़ करेंगे। तो एंगल बी के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो आंसर है कि इस एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है, और एप्लीकेशन कब यूज करने का, उसका एक छोटा सा हिंट रहता है कि वहां पे परपेंडिकुलर दिया रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, बट यहाँ पे भी देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब हाइट होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बी है, एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ठीक है, एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू बाकी की दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना समझा। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, अभी देखो ये आया कैसे वो तो अभी छोड़ दो, लेकिन माइनस हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, लेस होते हैं सारे एंगल, तो माइनस माइनस 2 इंटू डैश होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 2 इंटू डैश, मतलब दो, इधर कोई दो चीज आती है, यहाँ पे कोई दो चीज आएगी। अब वो दो चीज कौन होगी मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक डैश में क्या आएगा, पूरा बेस आएगा यानी कि BC, और दूसरे डैश में क्या आएगा, यहाँ से लगा के जो एंगल के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं यहाँ से लगा के 90 तक वाला ये साइड लेना है, CD नहीं ले सकते। और ये D मिड पॉइंट भी नहीं है, अपने मन से कुछ अज्यूम मत करो, ये मीडियन नहीं है, मैंने ऐसे नहीं बोला ये मीडियन है, मीडियन होता तो D मिड पॉइंट होता, तो यहाँ पे BD, तो यहाँ पे BD आए। ठीक है, तुम लोग भागो मत, तुम लोग को पता है, मुझे पता है कंटाला आ गया ये देख के, बट सुनो, जैसे मैं एंगल सी के लिए लिखती हूँ, एंगल सी के लिए इक्वेशन बदलेगा, तो एंगल सी के लिए अगर एप्लीकेशन लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, एंगल सी के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर लेने का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड लेने का, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा बोला, -2 इंटू डैश, एक डैश में क्या आएगा, पूरा बेस आएगा,
और दूसरे डैश में क्या आएगा, जहां से सी से लगा के 90 तक, मतलब ये वाला आएगा, CD आएगा, इस बार CD आएगा, उस बार क्या आया था, BD आया था। ठीक है, अब सेम पैटर्न फॉलो करो इधर ऑब्ट्यूज के लिए। ओके, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि एक ही है तो एक ही बार एप्लीकेशन लिखा जाएगा, तो क्या होगा, देखो सेम प्रोसेस है, बस इधर क्या है, माइनस है, उधर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि एक्यूट मतलब लेस तो माइनस है, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर एंगल होता है, ग्रेटर देन 90, तो इधर प्लस होगा। तो एंगल बी के लिए अगर हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे तो एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू डैश। ओके, प्लस हो गया 2 इंटू डैश, तो एक डैश में क्या आता है, बेस आता है, तो इसका बेस क्या है बेटा, BC है, इसका बेस BC है, और दूसरे डैश में क्या आता है, 90 तक आता है, मतलब ये जो एंगल है यहाँ से लगा के 90 तक, 90 मतलब पीछे जा रहा है, तो 90 तक मतलब ये BD लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे BD लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, BD लेंगे, तो 2 इंटू डैश में समझा क्या आएगा, 2 इंटू डैश, तो एक डैश में आएगा पूरा बेस और दूसरे डैश में आएगा BD। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अगर नहीं भी समझा छोड़ो, जाने दो, अपना मेन अपोलोनियस है। अपोलोनियस क्या होता है, अपोलोनियस कब यूज करने का, उसका हिंट है, या तो क्वेश्चन में मीडियन या मिड पॉइंट दिख रहा है तो अपोलोनियस यूज होगा। मान लो एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे AM अगर मीडियन है, ऑब्वियसली अगर AM मीडियन है तो मतलब कि M जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। ओके, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, अलग होता है, परपेंडिकुलर और मीडियन में बहुत फर्क है प्लीज। ओके, हाँ, तो ये AM अगर मीडियन है तो ऑटोमेटिकली M इसका मिड पॉइंट है, तो अपोलोनियस थ्योरम का ये इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। तो क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम, कि देखो ये वाली जो साइड है इसके ऊपर तो मिड पॉइंट है, तो आपको ट्राइंगल की ये वाली साइड को छोड़ना है और बाकी की दो साइड लेनी है। बाकी की दो साइड कौन है, AB और AC, तो हमको क्या करना है, बाकी की दो साइड लेनी है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लेना है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर होगा, 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू क्या होगा, प्लस 2 इंटू या तो BM स्क्वायर या तो CM स्क्वायर, वैसे भी दोनों इक्वल ही है, तो यानी कि आधा लेना है, आधे का स्क्वायर आधा लेना है, तो प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है अपोलोनियस थ्योरम, ये है, ये लिखना आना चाहिए, मेन तो मैं वही बोल रही हूँ कब से कि ये लिखना आना चाहिए। तो क्या है अपोलोनियस थ्योरम, समझ में आया। ओके, वंस मोर टीचर, देखो ये जो साइड है इसके ऊपर इसको छोड़ दो, बाकी की दो साइड लो, तो यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 नीचे वाला यानी कि 2BM स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू को पुट करो, 3 मार्क्स के लिए सम आता है अपोलोनियस में, याद रखना, ये इक्वेशन बनाना सीख लो। सर्कल 12 मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला मार्क्स है। ठीक है, आ जाते हैं MCQs देखते हैं। सबसे पहले, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो गए, तो उसमें 2 केसेस है, याद रखना 2 केसेस है, MCQ में आया हुआ है इसलिए बोल रही हूँ, तो 2 केसेस है। अगर 3 पॉइंट की बात की जाए तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो एक भी सर्कल पास नहीं हो सकता, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। लेकिन अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो एक सिंगल सर्कल पास हो सकता है, यानी कि एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है। प्लीज याद रखना, ये MCQ में आया हुआ है इसलिए ध्यान देना। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक पॉइंट से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट, और अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो सॉरी, हाँ नॉन कोलिनियर है तो यूनिक सर्कल, और अगर कोलिनियर है तो नो सर्कल। ठीक है, अब आ जाते हैं टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, पता है ना। टेंजेंट इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, और उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, वो जो कांटेक्ट है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, टेंजेंट थ्योरम। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ नहीं आता, वैसे मैं प्रूफ की बात नहीं कर रही हूँ, थ्योरम के लिए एक अलग वीडियो बना दिया है, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम का वीडियो अपलोड हो जाएगा। हाँ, तो मैं बात करती हूँ इसकी। देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझाने आई हूँ, मैं फॉर्मूला समझाने आई हूँ, सिंपल लॉजिक रखेंगे। हाँ, तो ध्यान से सुनो, टेंजेंट थ्योरम बोलता है, टेंजेंट थ्योरम, देखो T फॉर टेंजेंट, ये T देखो, उल्टा T देखो, सीधा T देखो, लेफ्ट T देखो, ये किसका साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन तुमको नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, बरोबर। तो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट है ना वो क्या होता है, रेडियस को, जो टेंजेंट है ना वो क्या होता है, रेडियस को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट थ्योरम ने हमको इतना बढ़िया खूबसूरत चीज दी है, क्या कि जो टेंजेंट है एंड जो रेडियस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस पे पॉइंट P पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम।
थ्योरम, ये अलग है, नाम देखो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एमसीक्यू में आता है और ये तो हमने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट भी किया हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है वहां से कितने टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं, 2 सेगमेंट्स। टेंजेंट सेगमेंट्स मतलब टेंजेंट का टुकड़ा जो होता है उसको टेंजेंट सेगमेंट्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं। तो इसने क्या बोला, ये थ्योरम बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पीए और पीबी ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर पीए की, तो दूसरा भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर कॉन्ग्रेंट, इसने बोला, किसने, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ने बोला। तो बस इतना ही था 3.1, टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है। 3.2 है टचिंग सर्कल के ऊपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टचिंग सर्कल, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल एंड इंटरनली टचिंग सर्कल। एक्सटर्नली मतलब जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इंटरनली ये हो गया, और ये इनका कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। एक और एक एमसीक्यू आता है हमारे, तो टेक्स्ट बुक में वो एमसीक्यू भी है बट वो पीछे रॉन्ग आंसर दिया है कि अगर मान लो 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बनते हैं, तो 3 आंसर है। एक्सटर्नली अगर 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली बाहर से टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, तो एक ये वाला कॉमन टेंजेंट बनेगा, एक इधर ऐसे बनेगा और एक इधर ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी नहीं बन रहा है बट 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होते हैं। लेकिन अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा, वो है ये वाला बस। और बाकी अगर कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट, देखो ये जो लाइन है वो छोटे का तो टेंजेंट है बट बड़े का टेंजेंट नहीं है, बड़े का तो सीकेंट हो गया वो। ओके, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो। ओके, ये है 2 टाइप के टचिंग सर्कल। अब थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल ने हमको ये बोला कि जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नली चाहे वो इंटरनली, तो इसने हमको एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं ना वो कोलिनियर होते हैं। क्या बोला इसने, उसने ये बोला, ये जो थ्योरम है उसने ये बोला कि ये दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है ना और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना सी, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, और इसके रिलेटेड बस एक सम याद रखना, 3.2 के फर्स्ट 2 जो सम्स है प्लीज वो करना, वो एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब एमसीक्यूज और 1 मार्क के लिए आता है। क्या आता है कि अगर मान लो 2 सर्कल है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों सेंटर है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। इसका मतलब लेट अस टेक r1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, r2 इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, और मुझे अगर ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये पॉइंट सारे कोलिनियर है, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि जो ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 करना रहेगा। अगर मान लो r1 है 3 सेंटीमीटर, r2 है 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, 3 प्लस 5 8 इज द आंसर, 8 सेंटीमीटर। और वही अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो क्या होगा, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। डिफरेंस मतलब उनके रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। ओके, रेडियस को माइनस करना पड़ेगा मतलब जो r1 को बढ़ा लेना, तो r1 मान लो बड़े सर्कल का रेडियस है a से लगा के c तक, और b हमारे छोटे सर्कल का सेंटर है, तो b से लगा के c तक मान लो हमारा r2 है, तो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा AC जो है बड़ा वाला जो है उसमें से BC निकाल लेंगे, है ना, लॉजिक समझो। ये जो पूरा AC है, अगर मैंने क्या किया, AC में से ये BC निकाल दिया तो बचेगा क्या, AB बचेगा, यानी कि R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमारी 3 चीज है। तो हमको थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल ने क्या सिखाया कि जो दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है, दोनों सर्कल के जो सेंटर्स है और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होता है। उसके बाद यहाँ पे बोला 2 सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इंटरनली अगर होगा तो R1 माइनस R2। ये एमसीक्यू में आएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अब आ जाते हैं 1.3 सॉरी 3.3 3.3 3.4 3.5 आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या होगा, आर्क क्या होता है पता ही है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस के टुकड़े, ये सारे टुकड़े आर्क कहलाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे 3 टाइप के आर्क होते हैं, माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, मेजर आर्क मतलब बड़ा आर्क, और सेमी सर्कुलर आर्क मतलब जो सेमी सर्कल है। ओके, सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क। आर्क को हम लोग 3 लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन माइनर आर्क अगर हो ना तो उसको 2 लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे आर्क ए बी बोलो, आर्क बी ए बोलो चलेगा, और 3 लेटर तो चलता ही है, दैट इज आर्क ए सी बी, आर्क ए सी बी बी सी ए। लेकिन अगर मेजर आर्क है या सेमी सर्कुलर आर्क है तो उसके लिए 3 लेटर कंपलसरी है, दैट इज आर्क पी आर क्यू,
सॉरी हाँ, पी आर क्यू, उसके बाद क्यू एस पी, लेकिन 4 लेटर से डिनोट मत करना। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, तो ऐसे मत बोल देना आर्क ए, सॉरी आर्क पी ए आर क्यू, पी ए आर क्यू नहीं, पी ए क्यू बोल सकते हो, ठीक है। तो से नहीं कि 4 लेटर से बोल दो, समझ में आ गया। माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल और आर्क का बहुत गहरा कनेक्शन है। सेंट्रल एंगल मतलब वो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल बेटा वो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है, ठीक। तुम लोगों को तो एंगल की कहानी तो पता ही होगी, मैंने 10 बार बोला है कि एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है। एंगल ये होता है, ये जो दो रेज है और यहाँ पे ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और ये जो दोनों रेज है ना, इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स ऑफ द एंगल। और यहाँ पे ये एंगल का एक जन्म हो गया जब दो रेस के एंड पॉइंट मिलते हैं ना, जब दो रेस के एंड पॉइंट मिलते हैं ना, तब एक एंगल का जन्म हो जाता है। सेंट्रल एंगल मतलब क्या, कि एक ऐसा एंगल जो सर्कल जिसका वर्टेक्स है ना, ये कहाँ पर है, सर्कल के सेंटर पे है, तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ए ओ बी। क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो सेंट्रल एंगल ने क्या किया, हमारे ये जो सर्कल है ना, हमारा जो ये पूरा सर्कल था ना, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस था ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ने क्या किया, सर्कल की जो बाउंड्री थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये माइनर वाला माइनर आर्क और ये पूरा रेड वाला मेजर आर्क। भी इनका कनेक्शन होता है, क्या होता है ना, हम लोग देख रहे हैं मेजर ऑफ एन आर्क, हमको क्या निकालना है, ये जो आर्क है ना, इनके मेजर्स निकालने हैं। मेजर्स डिग्री में होते हैं कि मतलब ये आर्क कितने डिग्री का है, ये वाला आर्क कितने डिग्री का है, वो निकालना है हमको। तो यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज है। नंबर 1 पहले माइनर आर्क की बात करेंगे, फिर मेजर आर्क की बात करेंगे, फिर जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होता है ना, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क होता है ना बेटा, उसका मेजर तो 180 डिग्री होता है। वो तो हम लोग को पहले से पता है, क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री मेजर का होता है। तो ये देखो, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो बहुत इजी है, एमसीक्यू में आ सकता है। कंप्लीट सर्कल जो होता है उसका मेजर होता है पूरा, ये कंप्लीट सर्कल है, इस पूरे का मेजर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ओके। और सेमी सर्कुलर आर्क मतलब क्या, तो उसका मेजर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और बाकी अगर माइनर और मेजर की बात करते हैं, तो माइनर आर्क जो होता है ना, माइनर आर्क का मेजर क्या होता है पता है, कि जितना हमारा सेंट्रल एंगल है ना, जितना हमारा सेंट्रल एंगल होगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग में जो माइनर आर्क होगा वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये माइनर आर्क का मेजर और सेंट्रल एंगल का मेजर इक्वल होगा। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का है, तो इस आर्क का यानी कि माइनर आर्क का मेजर भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो मेजर ऑफ द माइनर आर्क, ये एम मतलब ये मेजर है, हाँ। तो मेजर ऑफ द आर्क एओबी, ठीक है। आर्क एओबी नहीं, सॉरी एपीबी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, एपीबी, ठीक है, एपीबी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ द आर्क एपीबी इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अभी व्हाट अबाउट इसका, इसका क्या हाल है, ये जो हमारा मेजर आर्क है, इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो मेजर ऑफ द आर्क ए क्यू बी, ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, वी नो दैट कि एक कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री, ओके। तो 360 डिग्री में से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का माइनर आर्क का मेजर है वो निकाल देंगे। अगर हमने क्या किया, ये माइनर आर्क का मेजर निकाल दिया, पूरे 360 डिग्री में से अगर हमने इसका मेजर निकाल दिया, तो जो बचेगा वो इसका मेजर बचेगा, किसका, मेजर आर्क का मेजर बचेगा, ठीक है। ओके, हम समझ में आ गया, अभी समझना चाहिए आपको, आप लोग इतना करते हो तो समझना तो चाहिए। ओके, चलो आ जाओ, भी आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी आ जाते हैं हम लोग, हाँ 61 में ये थ्योरम है, आर्क और कॉर्ड के बीच में एक रिलेशन होता है, बहुत प्यारा थ्योरम है, हमारे मोस्ट ऑफ द 3.3 के क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये दो है, एक दूसरे के कन्वर्स है। तो इसने क्या बोला, इसका गिवन क्या है कि अगर मान लो एक सर्कल है और अगर उसके आर्क कॉन्ग्रेंट है, अगर आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये आर्क ए बी और आर्क सी डी अगर कॉन्ग्रेंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में ये जो कॉर्ड होगे ना, कॉर्ड वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, मतलब वो दोनों कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वही ये उल्टा क्या बोलता है कि अगर मान लो एक सर्कल है और उसके अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, अगर ये कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट मतलब इसका लेंथ अगर इक्वल है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग में जो ये आर्क है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगे ना, वो आर्क भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा इसने बोला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 3.4 पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, ये एंगल देखो, सेंट्रल एंगल तो समझ में आ गया होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, देखो अगर कोई एंगल है और उसका ये जो वर्टेक्स है, अगर वो वर्टेक्स कहां पर है, सर्कल के ऊपर है, ध्यान से सुनो, अगर कोई एंगल है उसका जो वर्टेक्स है वो कहां पर है, सर्कल के ऊपर है,
और उसके जो दोनों आर्म्स है वो अगर सर्कल के कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं, कॉर्ड है, दोनों आर्म सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए, तो वैसे एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। तो एंगल ADB जो होगा या ADQ बोलो, जो भी है बोल दो, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब उसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर होना चाहिए, उसके जो दोनों आर्म्स है वो सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए, या सीकेंड बोलो, ये कॉर्ड या सीकेंड होने चाहिए, दोनों आर्म्स सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए, सीकेंड होने चाहिए, तब उसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे। इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क, हाँ आर्क। तो अभी क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे आपको सर्कल में, कई प्रकार के ये सब एंगल्स है। तो जो एंगल के अंदर की तरफ जो आर्क होता है ना, उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। जैसे ये एंगल है कोई, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंस्क्राइब्ड एंगल होना चाहिए, कोई भी एंगल हो। अगर मान लो कोई ये एंगल है तो उसके अंदर की तरफ ये आर्क है ना, तो इसको बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। तो इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क ये है। वैसे ही ये देखो, ये कोई एंगल है और इसके अंदर की तरफ एक देखो, ये एंगल हो गया, ये एंगल है, तो इसके अंदर की तरफ मतलब ये अंदर, इसका अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इसके अंदर की तरफ ये जो आर्क है ना, इसको बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। वैसे ही देखो, ये एंगल उल्टा है, लेकिन इसके अंदर की तरफ ये जो आर्क है ना, इसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलेंगे। तो ये जो एंगल है, इसके दो दो इंटरसेप्टेड आर्क है, एक ये वाला है और एक ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये भी अंदर की तरफ है, तो ये भी इंटरसेप्टेड आर्क है। वैसे ये जो एंगल है, इसका भी ये और ये दो दो इंटरसेप्टेड आर्क है। ये जो एंगल है, इसके भी ये वाला और ये वाला, ये दो दो इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने हमको एक रिलेशन दिया किसके बीच में, कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है और उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है, उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है, उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क है, इनके बीच में एक रिलेशन दिया। किसने? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, दैट इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि एंगल PQR इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, दैट इज PSR। अगर मान लो ये इंटरसेप्टेड आर्क अगर 120 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 120 का हाफ ये 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी दिया रहता है, कभी कभी वो दिया रहता है और आपको ये निकालने बोल सकते हैं, तो वो ध्यान देने का आप लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं दो कोरोलरीज है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम्स के। कोरोलरी नंबर 1, कोरोलरी नंबर 1 क्या बोलता है कि जो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं, वो सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे कि देखो, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है मतलब देखो, दोनों ये वाले आर्क में घुसे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं मतलब दोनों अंदर घुसे हैं। इंस्क्राइब्ड मतलब किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर जाना, ऐसा कुछ है। तो ये जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों एंगल है बी और डी, ये दोनों एंगल जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, पहला कोरोलरी। सेकंड कोरोलरी क्या बोलता है कि जो एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में, वो राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री। जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये सर्कल है और यहाँ पे ये सेंटर था, तो ये डायमीटर ने क्या किया, हमारे ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, है ना, ये सेमी सर्कल हो गया, यस नो? हाँ। तो यहाँ पे ये क्या कोरोलरी क्या बोलता है कि जो एंगल, देखो ये जो एंगल है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, बरोबर, ABC इंस्क्राइब्ड एंगल तो है, लेकिन ये कहां पर इंस्क्राइब्ड है? ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो जो एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, मतलब वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल है ना, वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड नहीं है। क्या ये सेमी सर्कल है? नहीं। तो ये 90 नहीं होगे, कोई और होगे, कोई और मेजर के होगे, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो ऐसे हो गया। चलो अब आ जाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड होते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो है, चारों वर्टेक्स जो है वो अगर क्या है, सेम सर्कल के ऊपर है, सेम सर्कल के ऊपर है, सेम सर्कल के ऊपर है, तो मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ने हमको एक बात बताई है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और एंगल B प्लस एंगल D जो होता है, एंगल B प्लस एंगल D, ये भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम बोलता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। अब आ जाते हैं कोरोलरी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की एक कोरोलरी है, वो कोरोलरी
एक्सटीरियर एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ओके, और हमने क्या किया, इसके एक साइड को एक्सटेंड कर दिया ताकि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो यहाँ पे एंगल BCE एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। एक्सटीरियर मतलब वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर है ना, तो इसके ऊपर ये कोरोलरी है। तो ये कोरोलरी क्या बोलता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो किसको कॉन्ग्रेंट होता है पता है? उसके बाजू के सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वो चोर है, ऐसा कुछ गाना है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, कोरोलरी ने क्या बोला कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो है ना किसी को तो इक्वल होता है। वो कौन है? वो कौन है? तो उस बाजू में जो इंटीरियर एंगल है ना, मतलब इसके बाजू में एक इंटीरियर एंगल है, अंदर एक एंगल है, तो उस सामने देखो, तो उसके जस्ट सामने एक एंगल होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल और उसके बाजू के सामने वाली जो है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल BCE इज कॉन्ग्रेंट टू BAD बैड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम कब यूज करते हैं कि अगर हमको किसी क्वाड्रिलेटरल को बताना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है, बताना है, तब हम कन्वर्स यूज करते हैं। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला फिगर है, तो अगर इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स क्या है, जैसे A प्लस एंगल C 180 डिग्री या फिर B प्लस एंगल D 180 डिग्री, मतलब 2 जोड़ी होते हैं अपोजिट एंगल्स के, उसमें से अगर कोई एक जोड़ी भी अपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री है, तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं, हम ये थप्पा लगा सकते हैं, हम ये दुनिया में बोल सकते हैं कि हाँ वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। जैसे रेक्टेंगल, हमारे 3.4 का 5वां वाला सम देखो, उसमें हमने प्रूव किया है कि एवरी रेक्टेंगल, प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यानी कि ये जो रेक्टेंगल होगा ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा मतलब इसके चारों जो वर्टेक्स है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। लेकिन वेरएज अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम जो होगा या रोम्बस होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60 डिग्री होगा, क्या 60 प्लस 60 180 होगा? सप्लीमेंट्री आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक दिखाना है तो उसके लिए कन्वर्स यूज होता है। अब आ जाते हैं, इनको मैं नन्नू मुन्नू कॉन्सेप्ट बोलती हूँ, 3.4 के कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतने तगड़ेदार कॉन्सेप्ट है ना, दोनों में से एक सब लिख के ले लो, आने वाला है। एक है इंटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल और एक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्कल है और ये 2 कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं। कितने बेटा? 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं। जैसे कि ये वाला देखो एंगल 1, फिर यहाँ पे ये जो एंगल है वो 2, फिर ये एंगल जो है वो 3 और ये नीचे वाला जो एंगल है वो 4। ठीक है, 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए हैं। लेकिन तुम लोग को एक खुश खबर दे देती हूँ कि यहाँ पे ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल है, ये जो एंगल 2 है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बरोबर। तो ये दोनों एंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गए, ये इंटीरियर एंगल है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के अंदर बने हुए हैं, तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। तो ये पहला वाला फॉर्मूला क्या है देखो, तो एंगल AEC, ओके, एंगल 1 का फॉर्मूला बता रही हूँ, और एंगल DEB का भी फॉर्मूला सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला देखो, यहाँ पे होगा एंगल AEC, एंगल AEC, द इंटीरियर एंगल इज गिवन बाय, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर आएगा सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क मतलब मुझे बताओ इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, तो एंगल AEC का इंटरसेप्टेड आर्क है ये वाला, और इसके वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल है 2, इसका इंटरसेप्टेड आर्क है ये वाला। तो इन दोनों का सम लेना है आपको, ओके, यानी कि मेजर ऑफ द आर्क AC, देखो इधर लिखा हुआ है, प्लस मेजर ऑफ द आर्क DB। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 और एंगल 2 का, दोनों का सेम ही होगा। वैसे ही जो एंगल 3 और 4 है, ये भी क्या, कौन से एंगल है, तो ये भी हमारे इंटीरियर एंगल है, ये अंदर बने, ये वाला एंगल 3 और नीचे वाला जो एंगल है, एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है, एंगल CEB, एंगल CEB। तो ये जो एंगल है, एंगल CEB, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने का, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क मतलब मुझे बताओ कि ये जो एंगल 4 है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ये वाला। इंटरसेप्टेड आर्क मतलब मैंने समझाया ना, उस एंगल के अंदर की तरफ जो आर्क लाई करता है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। यानी कि CB और ये वाला, ये 3 वाले का इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि AD। तो फिर AD और CB प्लस AD बोलो, AD प्लस CB बोलो, एक ही बात होता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या आएगा,
ओके, ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, सॉरी इसके रिलेटेड सम आएगा। और अगर एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सर्कल मतलब अगर मान लो कोई दो कॉर्ड है, वो अगर सर्कल के बाहर अगर एक दूसरे को टकरा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो दोनों कॉर्ड है वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसलिए 4 इंटीरियर एंगल फॉर्म हुए। लेकिन यहाँ पे ये जो दो कॉर्ड है वो सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है। तो ये एक्सटीरियर एंगल मतलब बीईडी बैड, बीईडी बैड, ये एक्सटीरियर एक ही एंगल होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसमें भी हाफ हाफ है। ओके, हाफ ऑफ ब्रैकेट जरूर लगा देना। तो हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस था, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो डिफरेंस ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क मतलब, और वैसे भी इसके दो दो इंटरसेप्टेड आर्क है, अगर आप देखोगे तो यानी कि ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है और ये भी इसका इंटरसेप्टेड आर्क है ना। तो यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर मेजर ऑफ द आर्क बीडी माइनस मेजर ऑफ द आर्क एसी। ठीक है, पहले बड़ा वाला लिखने का फिर छोटा वाला लिखने का, क्लियर। अब 3.5 के कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है एंगल के ऊपर, दैट इज थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंजेंट है बेटा और ये सीकेंट है, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है, उसके बारे में ये थ्योरम है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं बोलती हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल का भाई या बहन। ठीक है, सेम ही है। देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है और ये एक सीकेंट है और इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ओके, देखो इंस्क्राइब्ड एंगल भी सेम ऐसा ही था कि ये जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर होता है, इसका भी जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर है। बस इसमें क्या है, इसके दोनों आर्म्स हमारे सर्कल के कॉर्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक आर्म कॉर्ड होता है, मतलब एक आर्म सीकेंट होता है और दूसरा टेंजेंट होता है। यहाँ पे दोनों आर्म सीकेंट होते हैं, बस फर्क यही है। बट इसने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने जो बोला था वही ये भी बोलता है कि जैसे कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है वो इसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, तो वैसे ही ये जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट जो है दैट इज एंगल ए बी सी, ये जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट जो होता है दैट इज आल्सो हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला ए बी, इंटरसेप्टेड आर्क ये है ए बी। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क ए बी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आ जाते हैं फाइनली, अभी आगे के तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड एंड लास्ट है हमारा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये जो तीनों है ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसके ऊपर है, सेगमेंट्स के ऊपर है। ओके, मतलब कि जैसे कि देखो ये दो कॉर्ड है जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई, तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है, ये हमको बोलता है कि यहाँ पे AE इंटू ईबी जो होगा, यानी कि AE इंटू ईबी, AE इंटू ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE इंटू ईडी, क्या हो जाएगा, CE इंटू ईडी। अभी आप लोग बोलोगे मिस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे जो हमने ये किया ये सेम लग रहे हैं, बट इस ये वाला देखो, इसमें क्या है ना, इसमें एंगल की चर्चा हो रही है, इसमें एंगल और आर्क आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो कॉर्ड है ना उसके टुकड़े आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे साइड्स आ रहे हैं, सेगमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है कि ये जो एक कॉर्ड है उसके दोनों टुकड़ों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज इक्वल टू दूसरे कॉर्ड के टुकड़ों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। ठीक है, दैट इज AE इंटू ईबी इज इक्वल टू CE इंटू ईडी। क्लियर हुआ। अब सेम अगर यही दोनों कॉर्ड सर्कल के बाहर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर कॉर्ड का डिवीजन हो रहा है, सेक्शन हो रहा है, तो दो कॉर्ड अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे तो थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगता है। एंड ये थ्योरम क्या बोलता है, एक तरफ है पूरी वाली, तरफ है बाहर वाली लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, एक बार पूरा वाला लेना है, यानी कि AE पूरा लेना है, AE इनटू बाहर वाला लेना है, बाहर वाला मतलब BE दैट इज इक्वल टू सेम, नीचे लेना है पूरा लेना है, पूरा मतलब C से लगा के E तक, यानी कि CE इनटू क्या करना है, बाहर वाला लेना है, यानी कि DE। ठीक है, तो ये याद रखने का आप लोग को, ये AB और CD का रोल आता ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ पूरा वाला एक तरफ बाहर वाला, मतलब पूरा इंटू बाहर इज इक्वल टू पूरा इंटू बाहर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। नाम समझो, टेंजेंट एक है टेंजेंट और एक है सीकेंट। अभी इसमें क्या था, इसमें दोनों ही हमारे क्या थे, कॉर्ड थे, क्या हम बोल सकते दोनों सीकेंट है।
ओके लेकिन इसमें देखो एक है टेंजेंट, टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, और एक है सीकेंट, तो ये होगा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम, क्योंकि सेगमेंट्स के ऊपर थ्योरम चल रहा है ना, इनके टुकड़ों के ऊपर चल रहा है थ्योरम। तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे ये थ्योरम बोलता है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, ये टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर लेना है। ये देखो ये टेंजेंट है ना, ये सीडी टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट का स्क्वायर सीडी का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है, एक तरफ है पूरी वाली, एक तरफ है बाहर वाली, यानी कि पूरा लेना है सी ए इंटू बाहर वाला मल्टीप्लीकेशन यानी कि सीबी। तो ये कुछ अजीब है लेकिन हाँ ऐसा ही है इसका आंसर। ठीक है, तो क्या लेने का है, इसका स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे कौन है, ये टेंजेंट का स्क्वायर है, टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर है, टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा वाला इंटू बाहर वाला। ठीक है, मतलब पूरा सी ए इंटू सी बी। क्लियर हुआ, ओके डन। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, 7 मार्क्स का है। आप लोग को फिर से बता देती हूँ, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, दो प्रैक्टिस सेट है 4.1 4.2। 4.1 में सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें जिसमें दोनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स यानी कि सारे वर्टेक्स जो है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो आपको दो अलग अलग कंप्लीटली ट्रायंगल मिलते हैं। इसमें लिखने का काम भी होता है, सोल्यूशन पार्ट भी होता है, ठीक है, लिखने का भी होता है, वक्र फिगर फेयर फिगर बनाने का। और एक टाइप होता है जिसमें एक वर्टेक्स क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। जब एक वर्टेक्स कॉमन होता है तब आपके दो दो ट्रायंगल चिपके हुए रहते हैं, ऐसा कुछ फिगर आता है, आपको पता ही होगा, ऐसा कुछ रे बनता है, फिर हम लोग इसको ऐसे 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 करते हैं, फिर ये ऐसे कुछ ऐसे ज्वाइन होता है। तो ये वाला, इसलिए कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर कि कौन सा क्वेश्चन आया है तो सिमिलर ट्रायंगल का, तो एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें सोल्यूशन पार्ट नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली रफ और फेयर बनाते हैं, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखना ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वाला तो आप अच्छे से देख लेना। और 4.2 में टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं, और 3 प्रकार के क्वेश्चन है, एक है विथ यूजिंग सेंटर वाला टेंजेंट, एक विदाउट यूजिंग सेंटर वाला टेंजेंट होता है, और एक क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर के पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाते हैं। ओके, तो ये हमारे 3 टाइप के टेंजेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। मैं तो सच बोलूंगी, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के लिए आपको वीडियो देखना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। अभी हाथ से फटाफट मैं बता भी नहीं पाऊंगी, मैं बस मैंने इतना बता दिया है कि इतने टाइप के हैं। ठीक है, और कोशिश करो कि इसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये मैंने कंफ्यूजन दूर किया हुआ है। पता है कभी हमारे अलजेब्रा नहीं, ज्योमेट्री के हॉट्स एक्सप्रेस नंबर 3 में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सब कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वां चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 मार्क्स का वेटेज है, 3 प्रैक्टिस सेट। 5.1 डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज करने का, जैसे कि अगर मान लो कोई 2 पॉइंट्स है, अगर मान लो कोई 2 पॉइंट्स है, अगर पॉइंट P है और ये Q है, अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q ऐसे लिखते हैं, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो पी क्यू। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है, अगर मान लो एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 ले लो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लो, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। तो फॉर्मूला है अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। जब भी दो पॉइंट के बीच का लेंथ फाइंड करना रहता है या डिस्टेंस फाइंड करना रहता है, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम लोग को कोई ट्राइंगल है, अगर मान लो कोई ट्राइंगल है और उसके अगर हमको इस साइड का लेंथ चाहिए, लेंथ, तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और अगर कोई पैरेललोग्राम है, कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, अगर हमको उनके सारे साइड का लेंथ चाहिए, तो लेंथ बोलो डिस्टेंस बोलो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत बच्चों का क्वेश्चन यही रहता है कि मिस समझ में नहीं आता है सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करे, मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज करे, तो वो सब बता रही हूँ, इसलिए कान खोलकर सुनो। डिस्टेंस फॉर्मूला पे अभी है तो डिस्टेंस का डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस बोलो लेंथ बोलो एक ही होता है। अभी एक ये स्पेशल फॉर्मूला है कि अगर हमको कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, जैसे कि अगर मान लो ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो एक स्पेशल फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन OP, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, O मतलब ओरिजिन, तो दैट इज गिवन बाय अंडर रूट, ये छोटा फॉर्मूला है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, डायरेक्टली है, मतलब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 नहीं है, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, तो उसको इग्नोर कर दो, बस इसके कोऑर्डिनेट की जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करने का और आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,4, तो मुझे अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से,
और ये फॉर्मूला तभी यूज करने का जब अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तभी यूज करेंगे। तो दैट इज अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट 25 एंड वी नो दैट ये हो जाएगा 5। तो 5 इज द आंसर। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होता है, मतलब उसका आंसर नेगेटिव में नहीं आता है। अब आ जाते हैं 5.2। उसमें 3 फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करने का, इसका एक हिंट देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में डिवाइड्स वर्ड सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है या फिर रेशो दिखाई दे रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में रेशो सिर्फ सेक्शन में ही यूज हुआ है, बाकी इसमें कभी भी रेशो नहीं आता है। सेंट्रोइड फॉर्मूला तो बहुत ही अलग है, वो तो ट्राइंगल में अप्लाई होता है, तो इसमें भी रेशो नहीं होता है। मात्र एक ऐसा सेक्शन फॉर्मूला ही है, सेक्शन मतलब टुकड़े, ओके, सेक्शन मतलब डिवाइड करना। अगर मान लो ये सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, और अगर मान लो ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, सेक्शन फॉर्मूला हमारी मदद करता है, ये जो हमारे ये जो पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने में हमारी मदद करेगा ये। ठीक है, तो मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेने का, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेने का, रेशो को mn लेने का, और जो पॉइंट है ना, जो ये लाइन ए बी को, सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना उसको x, y लेने का, और ये x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का आंसर होगा, मतलब x का जो फॉर्मूला है वो है, सेक्शन फॉर्मूला है x इज इक्वल टू mx2 होता है, m के साथ x2 होता है, mx2 प्लस n x1 अपॉन में हो जाता है m प्लस n। तो वैल्यू को पुट करो फिर आंसर आ जाएगा। वैसे ही y इज इक्वल टू my2, ठीक है, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होगा, ny1 पॉन में m प्लस n। मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ, तुम लोग m के साथ x1 नहीं लिख सकते, मतलब m x1 मत लिखना, वो गलती हो जाएगा, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, सेक्शन फॉर्मूला, डिवाइड वर्ड या रेशियो दिख रहा है तो मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज करने का। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम से ही समझ जाओ कि एक सेगमेंट ए बी है और ये जो पॉइंट P है ना वो एग्जैक्टली बीच में है, मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे जो P है ना वो थोड़ा साइड में खिसका हुआ है, या तो वो A के बाजू में है ज्यादा है, या वो B के बाजू में ज्यादा झुका हुआ है, वो बीच में नहीं है। अगर पॉइंट बीच में नहीं होता है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज हो जाता है, अगर वो पॉइंट बीच में है एग्जैक्टली तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो मिड पॉइंट तो समझ में आ जाएगा, मिड पॉइंट दिया रहेगा, तो मान लो ये सेगमेंट ए बी है, ठीक है, और P जो है वो दिया है, ये इशारा है कि ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हेल्प करता है ये मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको फाइंड करने में। ओके, तो इसको x1 y1 ले लो, इसका x2 y2 ले लो कोऑर्डिनेट, और जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x, y ले लेंगे। तो x का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इजी है बहुत, और y का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट क्या करते हैं हमारे साथ, कभी कभी उन लोग बहुत शाड़ागिरी करते हैं, कभी कभी ए का कोऑर्डिनेट दे देते हैं, बी का कोऑर्डिनेट भी दे देते हैं, और पी का कोऑर्डिनेट भी दे देते हैं। उन लोग बोलते हैं रेशो निकालो, चलो, तो रेशो निकालने के लिए क्या कोई दूसरा फॉर्मूला, दूसरे ग्रह से फॉर्मूला लेके आओगे क्या, नहीं, यही फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, तो उन लोग ट्विस्ट तो करेंगे ही क्वेश्चन को, जैसे इसमें भी कर सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, पी का भी दे दिया, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे दी। उन लोग क्या चाहते हैं कि हम बी का कोऑर्डिनेट निकाले, तो निकाल देंगे ना, यही फॉर्मूला में वैल्यू अच्छे से पुट करो, अच्छे से सिंप्लीफाई करो, स्टेप्स को अच्छे से लिखो, हो जाएगा। क्लियर हुआ। और सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला पहले समझो, सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड एक पॉइंट है और ये पॉइंट ट्राइंगल में मिलता है, और ये पॉइंट कब मिलता है, जब एक ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं। मीडियन, अपोलोनियस थ्योरम में मीडियन आया था, पता है ना। हाँ, एक ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं, ये मीडियन है, ये मीडियन है, और ये मीडियन है, और ये मीडियन है। जब तीनों मीडियन एक दूसरे को टकराते हैं, जिस पॉइंट पे टकराते हैं ना, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जी से, सी से नहीं, जी फॉर सेंट्रॉइड, जी फॉर सेंट्रॉइड, जी फॉर गैलेक्सी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। तो सेंट्रॉइड, मीडियन याद रखना, मीडियन क्या होता है, अगर ये मीडियन है ना और ये मीडियन है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना वो इसका मिड पॉइंट होगा। वैसे अगर ये मीडियन है ना तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो इसका मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। और अगर ये मीडियन है ना तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है। तो जहां पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जी से। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना हो तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला काम आता है। तो इसके लिए आपको हमेशा देखना, सेंट्रॉइड फॉर्मूला जब भी यूज होगा तो 3 होते हैं कोऑर्डिनेट,
जैसे कि क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, मान लो कि इस वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, मान लो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का फॉर्मूला है ये। तो x इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ओके, ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं फाइनल प्रैक्टिस एट स्लोप। स्लोप के दो फॉर्मूलाज है। अगर आपको थीटा दिया हुआ है, अगर आपको एंगल दिया हुआ है, अगर आपको थीटा गिवन है, तो आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे। स्लोप को हम लोग स्मॉल लेटर m से भी डिनोट करते हैं, बट अगर आपने ये नहीं लिखा तो चलेगा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय tan थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करने का? जब थीटा दिया है। सिंपल है। थीटा क्या होता है अभी छोड़ो, अभी उतना टाइम नहीं है। थीटा दिया है कि आपको बोला है थीटा इज 30 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो 1/√3 इज द आंसर। ओके, और ये फॉर्मूला कब यूज करने का? जब कोऑर्डिनेट्स दिया होता है। तो दो फॉर्मुलाज है स्लोप के। कोऑर्डिनेट्स जब गिवन होता है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है मतलब कि एक लाइन है, वो मान लो कि पॉइंट, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, मान लो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास हो रही है, और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 वो गिवन में दिया है, और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जब कोऑर्डिनेट दिया है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जब कोऑर्डिनेट्स दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करने का स्लोप का, जब थीटा दिया है, एंगल दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करने का स्लोप का। अब तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से चिंटू मिंटू वाले एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में एक हादसा हो गया बच्चों के साथ, उसमें पहला एमसीक्यू आया था व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट, और वहां पे बच्चे वो घबरा गए, उन्होंने सोचा कि एमसीक्यू रॉन्ग है, वो कुछ भी हो गया, वो सॉल्व करने लग गए। अरे डिग्री तो 2 होता है ना डिटर्मिनेंट का, क्योंकि इसमें 2 रोज होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं, इसलिए 2 डिग्री माना जाता है। और ये मैंने मेरे नोट्स में लिख के दिया था, हैंड रिटन नोट्स में। तो बहुत बच्चे तो आजकल एकदम अपने धुन में है, मस्त है, इधर इतनी मेहनत हो रही है, मैंने आपको नोट्स दिए हैं अलजेब्रा के भी, इसका भी पीडीएफ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये हैंड रिटन नोट्स भी मैंने दिया हुआ है, उसकी लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ये करो, ये ध्यान रखो। मैं तुमको 2-3 चीज बता देती हूँ जो मुझे अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, बाद में आप रीड कर लेना। एक इक्वेशन, आपको पता है ना कि हमारा एक सिस्टम होता है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है चैप्टर, बरोबर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो जो एक्स एक्सिस है ना, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, और जो हमारा वाई एक्सिस है ना, उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। ये एमसीक्यू में आया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं। द इक्वेशन ऑफ x axis is y is equal to 0, the equation of y axis is x is equal to 0, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0 होता है, वो सब ध्यान दो। और एक बात, जो x एक्सिस है उसका स्लोप 0 होता है, जो y एक्सिस है उसका स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। हमेशा याद रखो, दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो हम बोलते हैं कि उनका स्लोप इक्वल है, या फिर अगर कोई दो लाइन है एंड अगर उनके स्लोप इक्वल है तो दे आर पैरेलल लाइन। ओके, वो छोड़ो, 1 2 3 4 ये देख लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ट्रीगो पे जाते हैं। ट्रीगो बचा हुआ है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, डटे रहना, बने रहना मेरे साथ। बहुत इजी चैप्टर है, बस फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये समझ लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, वी नो दैट। और एक बात, ये 90 डिग्री है, इन दोनों में से कोई भी मैंने एक एंगल को थीटा ले लिया। थीटा क्या होता है? थीटा एक ग्रीक लेटर है, तो एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो 3 चीज समझनी है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा और हाइपोटेनस। ये काम आता है 6.2 में। पहले ये भी समझो, तुम जो फॉर्मूला कर रहे हो वो कब काम आता है, कैसे काम आता है। ये 6.2 में काम आता है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रूव दैट के लिए काम नहीं आता है, प्रूव दैट सम्स जो होते हैं उसके लिए ये काम नहीं आएगा, जो काम आएगा वो बताऊंगी। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है, और थीटा ये एंगल है अगर, तो थीटा के अपोजिट में जो साइड है दैट इज नोन एज अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और जो ये साइड बच गई दैट इज नोन एज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। एडजेसेंट मतलब बाजू में, ठीक है। अभी देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, बताइए, साइन कॉस टेन, फिर आ जाता है हमारा कोसेक सेकेंड कॉट, ठीक है। ओहो देखो गलती हो गई, अच्छा हुआ, सारी गलती थोड़ी मिल रही है यहाँ पे, और अगर कुछ गलती हो रही थी तो बता देना मुझे कमेंट में। हाँ, तो क्या फॉर्मूलाज है? देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लाइन वाइज, साइन कॉस टेन। पहली बात तो ये 3 ही लर्न करना काफी है, बाकी तो ठीक है चलो। और बाकी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, और हमारे कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है रेसिप्रोकल। साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है, और कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, और टेन का है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। इन दोनों का न्यूमरेटर लेने का,
ओके, और बाकी इसके उल्टे है, ये उल्टा है और ये भी इसका उल्टा है। अभी आपको ये पता चल गया ना कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल को लिखते कैसे? तो ऐसे लिखा जाता है कि ये इसका मतलब और इसका मतलब, तीनों का मतलब एक ही है। और ये बोल रहा है कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या फिर कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, या फिर अगर आप साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल, तो अगर रेसिप्रोकल लोगे, अगर दो रेसिप्रोकल लोगों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो 1 आता है। वैसे ही ये भी फॉर्मूलाज है, इनके रेसिप्रोकल के रिलेटेड है। तो कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर कुछ साइन नहीं है ना तो मतलब मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। और बाकी टेन और कॉट, टेन और कॉट और टेन और कॉट। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना प्रूव दैट, अभी मैं बताती हूँ, हाँ ये प्रूव दैट के लिए बहुत काम आएगा। प्रूव दैट के सम्स है ना, उसमें ये बहुत काम आता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो ये देखो, टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, क्योंकि ये अभी होता है तो होता है, अभी क्या बोलूं, हाँ। और वी नो दैट कि टेन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट है। तो अगर टेन साइन अपॉन कॉस है और कॉट इसका उल्टा है, तो कॉट क्या हो जाएगा? उल्टा, 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 यानी कि कॉस अपॉन साइन, है ना। तो इसके टेन के और कॉट के दो दो एक एक और फॉर्मूलाज मिले, ठीक है। तो टेन जो है वो साइन अपॉन कॉस है, कॉट टेन का उल्टा है ना, तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, इसका उल्टा। समझ में आया? अब आ जाते हैं ये टेबल को थोड़ा सा बनाना सीख लेते हैं फटाफट। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो गए हमारे थीटा, यानी कि एंगल, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको हम लोग स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लाइन वाइज लिखना, साइन, कॉस, टेन, ठीक है। उसके बाद आएगा रेसिप्रोकल, यानी कि कोसेक, उसके बाद आएगा सेक, और उसके बाद आएगा इसका रेसिप्रोकल कॉट। तो अभी हम लोग कैसे लर्न करेंगे? तो मैं सच बोलूं, आपको सिर्फ क्या करना है, साइन की वैल्यू लर्न करनी है, बाकी सबका जुगाड़ तो हो जाएगा। तो साइन कैसे लर्न करोगे? तो देखो, टेबल की शुरुआत होगी शून्य से, तो यहाँ पे आएगा शून्य। साइन 0 डिग्री होता है शून्य, यानी कि 0, और साइन खत्म हो जाएगा 1 पे, यानी कि साइन 90 डिग्री होगा 1। तो शून्य 1, शून्य 1, लर्न हो गया। अभी 0 और 1 के बीच में आता है हाफ, तो यानी कि यहाँ पे आएगा हाफ। ओके, अच्छा मैं इन तीनों का आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम में 30 60 90 थ्योरम किया था, याद है? तो आप लोगों को पता है, वी नो दैट कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। वैसे ही साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेनस, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज रूट 3 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेनस। तो उससे भी लर्न कर सकते हो। तो ये देखो, लर्न हो गया साइन 0 1, 0 और 1 के बीच में आता है हाफ, यहाँ पे आ गया हाफ। अभी एक और एक ट्रिक देख लो, अगर आप ये हाफ का स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 होगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2, तो ये 1 अपॉन रूट 2 आ गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, तो 3 बुरा मान रहा था, तो 3 भी आ गया, यानी कि रूट 3 अपॉन 2। ऐसे गंदा जुगाड़ लगाया था मैंने, तो ऐसे कुछ लर्न कर लो, रूट 3 अपॉन 2 प्लीज लर्न कर लो, ठीक है। ये हो गया लर्न। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कॉस। कॉस के लिए बस क्या करना है, मैं इधर लिखती हूँ, देखो इसका ट्रिक देखो। कॉस के लिए क्या करेंगे, वी विल रिवर्स द साइन। हम लोग साइन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर दो साइन को, ठीक है। कॉस के लिए रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लास्ट लिखा है वो फर्स्ट आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट लिखा है वो सेकंड में आ जाएगा, जो यहाँ पे बीच में है वो बीच में ही रहेगा, और जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट, और जो फर्स्ट है वो लास्ट। समझ में आ गया? और अभी टेन थीटा का ट्रिक क्या होगा, वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ का आंसर मिलेगा। तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना होगा? 0 डिवाइड बाई 1, देखो 0 डिवाइड बाई 1 होता है बेटा 0, तो 0 डिवाइड बाई 1 हो गया 0, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय, इसको करो, तो देखो इमेजिन करो, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1 अपॉन रूट 3, बरोबर। और रूट टू कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1, 2 2 नीचे का कैंसिल, रूट 3 अपॉन 1 मतलब रूट 3, और 1 डिवाइड बाई 0। हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइन। समझ में आ गया? डन। चलो अभी आपको बताती हूँ, ये तीनों का आपको पता है ना, ये तीनों जो है वो ये तीनों के ही रेसिप्रोकल है, बरोबर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करने का है उनको, ओके। इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे, ऐसे। तो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कि ये 1 अपॉन साइन है। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन को उल्टा करेंगे। तो 0 का, एक बात बता देती हूँ, 0 का रेसिप्रोकल होता है अनडिफाइन, अनडिफाइन का रेसिप्रोकल होता है 0,
ठीक है, याद रखना। तो जीरो का रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल, रिवर्स और रेसिप्रोकल में फर्क है, ये रिवर्स तो अनडिफाइन आएगा। ठीक है, इसको उल्टा करोगे तो 1/2 है, तो उल्टा करोगे तो 2/1, तो 2 हो गया। इसको उल्टा करोगे तो √2/1, इसको उल्टा करोगे तो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। और मैं तुमको एक सच्चाई बता देती हूँ, तुमको सिर्फ ये 3 वैल्यू लर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा ये 3, अगर थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो इट्स ओके, बट रिस्क मत लेना। ठीक है, ये हो गया। अभी आ जाते हैं सेक। सेक के 2 तरीके हैं। इजी वाला तरीका क्या है कि आप कोसेक को रिवर्स कर दो बस, इसका मतलब जो फर्स्ट है वो लास्ट लिख दो। ठीक है, और जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट लिख दो, सॉरी जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे, और ये जो बीच में है वो बीच में, और ये 2 और यहाँ पे अनडिफाइन आ गया, तो ये ऐसे हो जाएगा। या इसका एक और तरीका क्या था, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो मतलब कि इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, उसको उल्टा करोगे तो 2/√3, उसको उल्टा करोगे तो √2, उसको उल्टा करोगे तो 2, जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइन। तो 2 तरीके थे सेक के लिए। ठीक है, इसको क्या किया, रिवर्स किया, और अगर दूसरा तरीका इसको रेसिप्रोकल करने का, जो तुमको ठीक लगे कर लेना। और कॉट के लिए क्या करना है, बस 10, कॉट और 10 का गहरा कनेक्शन है, तो बस इसको रिवर्स कर दो, मतलब रिवर्स मतलब जो लास्ट है वो फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रिवर्स अनडिफाइन, और फिर यहाँ पे ये √3 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0। डन, समझ में आ गया। ये देखो सारे वैल्यूज यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं होता है, लिखो लिखो प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आ जाते हैं, देयर आर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड दे आर, नंबर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। लिखो, बोलो, करो, नहीं होगा तो मार खाओगे। ये हमारे प्रूव दैट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रूव दैट में ये बहुत काम आते हैं ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, एंड देन फाइनली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, और इज इक्वल टू 1, और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। मतलब इसको अलग अलग प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मेन ये है इसके अलग अलग रूप तो आते ही रहते हैं। अब जैसे कि एक और हो सकता है वर्जन, जैसे इधर हमने sin स्क्वायर थीटा को इधर रखा और इसको उधर भेजा, अभी जैसे कि cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 1, ये प्लस sin स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर हुआ। वैसे इसके भी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये 1 है तो 1 लिखो, और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो पहले cot लिखने का, कभी भी पहले cot स्क्वायर थीटा लिखने का, फिर ये प्लस tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही ये tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, इज इक्वल टू ये cot स्क्वायर थीटा भी इधर ही रहने दो, और ये +1 उधर गया तो -1। तो मैं क्या बोल रही हूँ, तुम ये 3 ही लर्न करोगे, तुम ये देखोगे भी नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ। ये फटाफट लर्न करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं, देखो ये वाले फॉर्मुलाज भी है कुछ ट्रिगो के, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, तो जाने दो, इसको करो मत, रहने दो। जैसे कि ये sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ऐसे। वैसे ही tan थीटा tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। वैसे ही sec और cosec में होता है ये, और ये थोड़ा अपना अलग ही है, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा होता है 1। तो ये कुछ है फॉर्मुलाज, जाने दो। अब आ जाते हैं 6.2 एप्लीकेशन है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। और ये तो तुम लोग को पता ही है कि कैसे बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, मान लो कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो हायर लेवल पर है, हायर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऑब्जर्वर से ऊपर है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, और हम लोग ऑब्जर्वर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ विजन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में ये जो एंगल बना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, ऑब्जर्वर से लोअर लेवल पर होता है, नीचे होता है। तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो पक्का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनती है, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ विजन। विजन मींस देखना, तो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो लाइन ऑफ विजन, और ऑब्जर्वर से क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लाइन ऑफ विजन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में जो एंगल बना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाते लास्ट
मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का जो वेटेज है बेटा वो भी थोड़ा भारी वेटेज है, इसमें से थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन आता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए एरियाज के फॉर्मुलाज और वॉल्यूम्स के फॉर्मुलाज कब यूज करने का। जब कैपेसिटी की बात आती है तो वॉल्यूम्स के फॉर्मुला यूज होते हैं, जब सरफेस की बात आती है तब एरियाज के फॉर्मुलाज यूज होते हैं। वॉल्यूम मतलब कि कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, उसमें से हम लोग अगर ये पानी निकाल देंगे, वो कर देंगे, अगर पानी का लेवल इतना बढ़ गया तो मतलब वॉल्यूम 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 फॉर्मुला यूज होगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मुला शीट दी हुई है ऑलरेडी, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो 7.1 और 7.2 तो पूरा 3 डायमेंशनल के ऊपर है, दैट इज क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम। सारे फॉर्मुलास लर्न तो करना है भाई, बोलो मत लर्न नहीं हो रहे, तुम लोग इतने साल से किधर थे, इतने महीनों से तुमने देखा भी नहीं। अचानक से एक दिन में फॉर्मुला लर्न करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे में देखते रहो फॉर्मुलास को, लर्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्यूबॉइड और क्यूब है, ये हो जाएगा, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ये ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड और ये हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, वर्टिकल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या, पहले तो मुझे यहाँ पे कोई क्यूबॉइड दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई क्यूबॉइड है, हाँ इतना, अच्छा मोबाइल ही ले लेते हो, ये क्यूबॉइड है मान लो। वर्टिकल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं आता है, और बाकी के 4 फेसेस का एरिया आता है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट का एरिया आता है। ठीक है, वर्टिकल फेसेस एरिया 4 वर्टिकल फेसेस होता है, फॉर्मुला है 2, और इसमें कुछ नहीं मतलब इनटू आएगा, इनटू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सर्फेस एरिया मतलब पूरे 6 फेसेस का एरिया, दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, फॉर्मुला लर्न करो। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड मतलब इसकी कैपेसिटी, और वॉल्यूम के लिए तुम लोग को मैं एक जुगाड़ बताती हूँ, फिर भी अगर भूल जाते हो वॉल्यूम का फॉर्मुला, तो वॉल्यूम के फॉर्मुला को आप डिराइव कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मुला होता है बेस का एरिया लेने का, बेस का एरिया लेने का और इनटू हाइट करने का, तो आपको उस शेप का वॉल्यूम मिल जाएगा। बेस का एरिया, मुझे बताओ कि ये जो हमारा क्यूबॉइड है इसके बेस में कौन है, इसके बेस में कौन है, बेस इसका रेक्टेंगल है। वी नो दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इंटू हाइट बताओ, हाइट क्या है एच, तो एल बी एच। वैसे तो इजी है बट ये एक थोड़ा जुगाड़ है कि अगर आप कभी वॉल्यूम का फॉर्मूला भूल जाते हो तो काम आएगा, जैसे सिलेंडर के टाइम पे काम आ सकता है। ओके, अभी बताऊंगी मैं। और बाकी ये जो हमारा क्यूब होता है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे एल मतलब साइड ऑफ द क्यूब, ये जो लेंथ है, इसका ब्रेथ है, जो हाइट है, वो सब इक्वल होगा, तो इसलिए ये हो गया क्यूब। ठीक है, अब इसमें भी आएगा वर्टिकल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं आएगा इसमें, तो 4 वर्टिकल फेसेस होते हैं, इसलिए फॉर्मुला है 4l²। टोटल सरफेस एरिया पूरे 6 फेसेस का एरिया, उसमें 6l², एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है एल क्यूब। और एक बात बता देती हूँ, जो एरियाज है ना, एरियाज, ये जो एरिया है ना उसका यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है ना उसका यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होता है। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन मीटर में है तो इधर मीटर, इसमें मीटर लिख दो, यहाँ पे ये मीटर से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे ये मीटर से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे ये मीटर से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन एरिया में स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम में क्यूबिक लगता है। बाकी ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है ये तो नॉर्मल है, ये तो सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर में ये हो जाएगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। और इसमें 3 फॉर्मुलाज है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मतलब क्या, कि अगर कोई सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया नहीं आया इसमें, कर्व मतलब सिर्फ ये एरिया आया, ये वाला, सिर्फ ये वाला एरिया, ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं आया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 होती है। कब कौन सा वैल्यू लेने का, अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में दिया है, कोई वैल्यू अगर क्वेश्चन में 7 के मल्टीपल में दी है, 7 के टेबल में दिख रही है, तो 22/7 लेने का, वरना 3.14 लेने का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब सब फेसेस का एरिया, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया और कर्व सरफेस एरिया, सबका एरिया, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब इसकी कैपेसिटी। मैंने वॉल्यूम का क्या जुगाड़ बताया था कि बेस का एरिया लो, बेस में कौन है, सिलेंडर के बेस में कौन होता है, सर्कल होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेस का एरिया लेने का और इंटू हाइट करने का, हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, यानी कि एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये याद रखें। अभी कोण की बात की जाए तो दिस इज रेडियस ऑफ द
कोन, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। तो कोन में दो हाइट होते हैं, परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लेंट हाइट। ठीक है, तो एल स्लेंट हाइट हो गया, एच परपेंडिकुलर हाइट हो गया और आर रेडियस हो गया। तो यहाँ पे ना इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। यहाँ पे देखो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है इन तीनों में से, क्योंकि वो हाइपोटेनस है एंड हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड भी होती है। तो ये एक पाइथागोरस से आया। उसके बाद तो नॉर्मल तीन फॉर्मूला है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, नीचे के बेस का एरिया इसमें नहीं आया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय पाई आर एल, एल मतलब स्लैंट हाइट। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब नीचे के बेस का एरिया और कर्व वाला एरिया दोनों आया है, कर्व का भी एरिया आया है और इसका भी एरिया आया है। तो दिस इज गिवन बाय पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, देखो इस कोन का और सिलेंडर के वॉल्यूम में एक कनेक्शन होता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है उसके लिए क्या करो 1/3 लिखो, 1/3 लिखो इनटू ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लर्न है तो इसका भी वॉल्यूम लर्न हो जाएगा, बस 1/3 आएगा। तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। ठीक है, अब स्पीयर ऑफ हेमिस्फीयर, स्पीयर मतलब ये पूरा जो बॉल वगैरह होते हैं आपको पता ही होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर। कभी कभी शायद डायमीटर भी दे सकते हैं, तो डायमीटर को अगर आप हाफ करोगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर। स्पीयर के दो ही फॉर्मूला है, एक है पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। ओके, सरफेस पूरा हमारा स्पीयर कर्व ही होता है, तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोलो एक ही बात है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, इसका वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम में क्यूब होता है। ठीक है, और हेमी मतलब हाफ स्पीयर। अगर आप स्पीयर को बीच में से कट कर दोगे तो यहाँ पे ये हेमी, हेमी मतलब हाफ, हाफ स्पीयर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। और इसके तीन फॉर्मुलाज है फिर से। कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका एरिया, कर्व का एरिया, इसमें ये ऊपर का एरिया नहीं आया। कटोरी देखा है कभी, तो ऊपर का एरिया नहीं आया है, ऊपर के ये सर्कल का एरिया नहीं आया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, अभी देखो पूरे स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको इधर से काट दिया है तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ का एरिया क्या हो जाएगा, 4 का आधा क्या होता है 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस इसका भी एरिया आएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर और ये सर्कल है, सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, क्योंकि हेमी है ना तो आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, मतलब ये हाफ। अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसको अगर हम हाफ करेंगे, हाफ इंटू अगर इसका हाफ लेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, अभी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना बेटा, बीच में अगर प्लस माइनस होता है तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तुम लोग प्लीज लर्न कर लो, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, इसका हाफ किया है बस, समझ में आया। तो ये मत बोलो मिस 4 का तो हाफ कर लिया लेकिन 3 का हाफ क्यों नहीं लिखा, अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो ये मत करना। चलो अब फ्रस्टम भाई, फ्रस्टम का तो बहुत अलग ही लोचा है और फ्रस्टम का कौन आता है भाई, तो प्लीज तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से करना। अभी तुम लोग कभी नोटिस करना कि अगर एक कोन है ना, अगर हम लोग उसको यहाँ से बीच में से कहीं से कट कर लेंगे तो यहाँ पे ना एक फ्रस्टम शेप मिलता है, यही है वो फ्रस्टम शेप, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, क्योंकि ये कोन से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रस्टम में क्या होते हैं, दो दो रेडियस होते हैं। एक, क्योंकि फ्रस्टम में एक सर्कल बड़ा होता है एक सर्कल छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम। ये परपेंडिकुलर हाइट होता है फ्रस्टम का और ये स्लैंट हाइट होता है फ्रस्टम का। कहीं ना कहीं फ्रस्टम कोन से कनेक्टेड है, तो कोन में कैसे स्लैंट हाइट है परपेंडिकुलर हाइट है, तो वैसे इधर भी है। और हमेशा याद रखना R1 की वैल्यू बड़ी लेना, तो ये R1 R2 H और L क्या है समझ में आया। फिर 4 फॉर्मूला लर्न करो इसके, स्लैंट हाइट का, कर्व सरफेस का, टोटल का और वॉल्यूम का। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, अभी ये फॉर्मूला थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर हो गया। फिर कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं थोड़ी जुगाड़ बता सकती हूँ। टोटल कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला, सिर्फ इसके कर्व का एरिया आया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया नहीं आया है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में सबका एरिया आ गया, ऊपर के सर्कल का एरिया आया, नीचे के सर्कल का एरिया आया और कर्व सरफेस एरिया भी आया। तो ऊपर के सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई R स्क्वायर।
लेकिन इधर R1 होगा तो ऊपर के सर्कल का एरिया प्लस नीचे के सर्कल का एरिया हो गया पाई R2 स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया आपको लर्न ही था, ये रहा, तो ये कर्व सरफेस एरिया। तो सबका ये टोटल करोगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल गया। फिर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई h और ब्रैकेट के अंदर आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे इंटू है, ठीक है, इंटू बीच में। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट टू प्रैक्टिस सेट 7.3 में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। सेक्टर के ऊपर है और लेंथ ऑफ एन आर्क के ऊपर है। सेक्टर क्या होता है? जो पिज्जा का स्लाइस देखा है कभी, पिज्जा पिज्जा देखा है वही। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है और ये हमारा सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल क्या करता है? सर्कल के अंदर वाले रीजन को, अंदर वाला सर्कल के अंदर वाले रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये जो ग्रीन कलर का आप पार्ट देख रहे हो इसको ही हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये ग्रीन कलर का जो रीजन दिख रहा है ना, ये सेक्टर है। और क्योंकि ये छोटा सेक्टर है इसलिए ये माइनर सेक्टर हो गया। और ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है तो ये हो गया मेजर सेक्टर। ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। और हम लोग क्या करेंगे? इसी सेक्टर का क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। और एक बात, सेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? अगर मैं माइनर की बात करूं तो ये जो ग्रीन कलर है इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो ये ऐसे डिनोट करेंगे, सेंटर लिखने का O डैश, उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क है वो लिखने का, दैट इज PMQ। तो अगर सेक्टर ग्रीन कलर को बुलाना है तो सेक्टर O डैश PMQ, और अगर ऑरेंज कलर वाले को बुलाना है तो O डैश PBQ। तो ये मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो अभी लिखते कैसे, समझ में आया ना? अभी आ जाते हैं इसके फॉर्मुलाज देखते हैं। तो इसका माइनर सेक्टर का फॉर्मुला क्या होगा देखो। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर जिसको कैपिटल लेटर ए से भी कभी कभी लिखेंगे, तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल दिया होगा और आर मतलब रेडियस दिया रहेगा। फॉर्मुला वैल्यू पुट करने का एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मिल जाएगा। ओके, ये हो गया ग्रीन कलर की बात। अभी व्हाट अबाउट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर? मेजर सेक्टर मतलब बड़े वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज, हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल का एरिया लेंगे, पूरे सर्कल का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे? ये जो माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर के एरिया को निकाल देंगे उसको, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया जो है उसको निकाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये मेजर के लिए क्या करना है? बहुत सिंपल होता है। पहले तो मेजर के लिए क्या करेंगे? पूरे सर्कल का एरिया, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो बचेगा किसका एरिया? मेजर का बचेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करते हैं। तो जैसे कि देखो ये सेंट्रल एंगल ने क्या किया, हमारे ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क, बरोबर। ये तो हमने सर्कल में भी किया था, बरोबर। ये माइनर आर्क है और वो मेजर आर्क है, आर्क। तो इसकी लेंथ की बात करेंगे। सर्कल चैप्टर में हमने इनके मेजर की बात की थी कि ये आर्क कितने डिग्री का है। अब इधर डिग्री में नहीं बताना है, हमको बताना है कि ये आर्क कितने लेंथ का है। लेंथ मतलब इसकी लंबाई क्या है, इसका लेंथ कितना है, ये कितने सेंटीमीटर का है। तो इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा। और जो एरिया का तो यूनिट वही होता है, ऑब्वियसली स्क्वायर में होता है, पता है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। इसका यूनिट ये होगा। बट यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है, तो ये सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, ऐसे। तो इस आर्क का लेंथ क्या है वो बताना है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो अगर मैं माइनर की बात करूं, लेंथ ऑफ द आर्क PMQ मतलब माइनर आर्क की लेंथ की बात करेंगे तो फॉर्मूला है इसका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कई तुम लोग देखोगे फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्टर जो है वो एरिया ऑफ द सर्कल से कनेक्टेड है, तो ये एरिया ऑफ द सर्कल आएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आर्क की बात की जाए तो यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस से कनेक्टेड है, सरकमफ्रेंस है ना ये, तो यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये छोटा वाला जो आर्क है ना ऑरेंज कलर का PMQ, तो दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर हुआ? ओके। अब अगर मैं बात करूं ये ग्रीन कलर मेजर आर्क की लेंथ की बात करूं तो उसके लिए क्या करोगे? पूरे सरकमफ्रेंस मतलब क्या? पेरीमीटर मतलब क्या? पूरे सर्कल के बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस आएगा। तो पूरा जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो जो सरकमफ्रेंस होगा उसमें से हम क्या करेंगे? माइनर आर्क का लेंथ निकाल देंगे। ये जो माइनर आर्क है ना उसका लेंथ हम निकाल देंगे, तो बचेगा किसका लेंथ? मेजर आर्क का लेंथ बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो याद रखना यहाँ पे A मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर और छोटा l मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, हाँ, आर्क का लेंथ, ठीक है। और इनके बीच में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी लिखने वाली हूँ।
तो मैं अभी बता रही हूँ इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जितना पूछो मत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो मैं बता रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या बात किया कि हमने वही बात किया कि सेक्टर क्या होता है, दो टाइप के सेक्टर है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, ओके। मेजर सेक्टर का नीचे लिखा है। फिर आर्क, आर्क का लेंथ निकाला, माइनर आर्क का लेंथ है, ये मेजर आर्क का लेंथ है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं ए। ध्यान से देखना, मैं जो अभी लिख रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ए। ए मतलब एरिया ऑफ द सेक्टर, एल मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क। अगर मान लो एरिया ऑफ द सेक्टर बोला है, मतलब माइनर या मेजर नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट समझो कि माइनर है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनके बीच में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाय एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है इनके बीच में, किसके बीच में, एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क। तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है, अरे आर फॉर्मूला में आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक, ये कब यूज करने का, जब एक ही क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर भी और लेंथ ऑफ एन आर्क दोनों यूज हो रहा है, दोनों को एक ही क्वेश्चन में है। जैसे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस एंड रेडियस इज दिस, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क और ये एरिया ऑफ द सेक्टर के बीच का रिलेशन, ये फॉर्मूला याद रखना। तो टोटल 5 हो गए फॉर्मूला, 1 2 3 4 5। ये 7.3 की कहानी थी। 7.4 विच इज द लास्ट प्रैक्टिस सेट। एक लाइक तो बनता है गाइस, अगर आप लास्ट तक रुके हो तो कमेंट करके जाना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस। एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, अच्छा ये सेगमेंट क्या होता है बेटा, देखो अगर मान लो एक सर्कल है और यहाँ पे ये कॉर्ड है, तो सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड क्या करता है बेटा, सर्कल के अंदर वाले रीजन को, अंदर वाला जो रीजन है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, 1 और 2। तो ये जो 1 वाला पार्ट देखा, ये जो देखा आपने, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये देख रहे हो, ये जो हमारा, ये देख रहे हो तुम लोग पिंक कलर का, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है। और जो यहाँ पे पूरा ये देख रहे हो ग्रीन कलर, ग्रीनरी, ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर क्यों बनता है, तो देखो सेक्टर क्यों बनता है, सेंट्रल एंगल की वजह से बनता है। सेंट्रल एंगल क्या करता है, सर्कल के अंदर के रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो जो दो पार्ट है उसको सेक्टर बोलते हैं, तो ये सेक्टर है। और वेयर एज सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड की वजह से बनता है। ये कॉर्ड क्या करता है, सर्कल के अंदर के रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और ये जो होता है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो फर्क तो दिख रहा है ना तुम लोग को। central angle is responsible for the sector and chord is responsible for the segment, okay। ज्यादा हो जाएगा, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट हम क्या करेंगे, एरिया, पहले ये पिंक कलर, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो फॉर्मूला थोड़ा लंबा खासा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आर स्क्वायर। थोड़ा सा 2-3 बार लिखोगे तो मजा आएगा। तो एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, मैं तुम लोग को बोलूं क्या, मैंने ना सेगमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम देखे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज आर स्क्वायर, मतलब आर मतलब रेडियस ऑब्वियसली, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा पाई इंटू टीटा, पाई इंटू टीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन टीटा अपॉन में 2। तो खतरनाक फॉर्मूला है, बट कोई बात नहीं, सब इजी है, पाई की वैल्यू पता ही है। स्पेशली इधर 3.14 ही लो, टीटा मतलब सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल, ये थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो, ये सेंट्रल एंगल हमारा टीटा होगा, और बाकी तो साइन टीटा, टीटा जो होगा वो एन अपॉन में 2। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन का 90 मिनट वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये बात हो गई पिंक कलर वाले की। अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूं, तो अगर मुझे ग्रीन कलर का एरिया निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वही जो हमने सेक्टर के टाइम पे किया था, कि हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, ये जो पिंक कलर का जो हमारा सेगमेंट है उसका एरिया माइनस कर देंगे, उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम पिंक कलर को निकाल देंगे, मतलब इसको निकाल दिया। मान लो इसको ब्लैक कलर से मैं निकाल देती हूँ अभी, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया, तो किसका एरिया बचेगा, फिर किसका एरिया बचेगा, सिर्फ फिर मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा, ऐसा, ठीक है। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, क्लियर झालं का पोरांनो, लवकर कमेंट मध्ये सांगा की सगळं काय क्लियर झालं की नाही झालं, ओके। आणि काय, हाँ अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, कुछ अगर खास रहेगा तो मैं वीडियोस में बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए इतना समझ के ले लो। एंड आई होप आपको अच्छा लगा, ये वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसकी वीडियो की, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्लीज आप लोग उसको फायदा उठाना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से ये वीडियो
अपने एक प्यारे प्यारे दोस्तों को, मतलब सच बोल रही हूँ, ईमानदारी से बोल रही हूँ, अगर एंड तक की वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट कर दो। और दूसरी चीज कि प्लीज खाली एक एक इंसान को ये वीडियो शेयर कर दो, ज्यादा नहीं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्टी, उसको ये वीडियो शेयर कर देना, बस इतना मेरे लिए कर देना। एंड सी यू एवरीवन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।